नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का विषय है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के तहत हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे कि भारत का यानी कि आपके अपने देश का नामकरण कैसे पड़ा। सबसे पहले हम देखें कि जो भारत का भूगोल है, इससे कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती है जिसमें प्रश्न न आते हों। प्रश्नों की आने की प्रवृत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत का जो सिलेबस है उसको हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि आखिर प्रश्न कहाँ से बनते हैं और काफ़ी विस्तृत चर्चा हम लोग उस पर कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं वीडियो को तो आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, उस वीडियो को वहाँ पे जाके जरूर देखिएगा। और यदि आपको कोई PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा या RSS सेंटर ऑफ नॉलेज अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपको वहाँ इससे संबंधित जो भी PDF होगा आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं भारत के भूगोल की। जैसा कि आज का टॉपिक है भारत यानी कि देश का अपने नामकरण की बात की जा रही है, तो भारत का नामकरण कैसे पड़ा, इसको अगर सीखा जाए, समझा जाए तो भारत प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध देश था। लेकिन भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं तो थी ही, साथ में भारत पर आक्रांताओं ने समय समय पर आक्रमण किया, जिसके कारण भारत की संस्कृति और सभ्यता में काफी परिवर्तन देखने को मिले। या ये कहें कि आक्रांताओं के प्रभाव से भारत की सभ्यता और संस्कृति प्रभावित हुई। उसी के कारण भारत के नाम की बात की जाए तो नाम पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इसको कई नामों से जाना जाता है क्योंकि भारत पर भिन्न भिन्न देशों से आक्रांता आए और इस पर शासन किए और यहाँ के संसाधनों का दोहन भी किया और यहाँ पे राज किए। तो इसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत के जो नामकरण की बात की जाती है तो इसका एक लंबा इतिहास है। इसके समय समय पर कई नामों से पुकारा गया है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हम आइए बात करते हैं कि भारत के नामकरण की शुरुआत यह कैसे होती है। तो देखिए कि अगर हम देखें कि भारत का जो उत्तर का एरिया है, तो जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है वहां पे देखा जाए ये है भारत का उत्तरी क्षेत्र। और उत्तर भारत के एक खास बात है कि वहां पे एक नदी बहती थी जो कि आपकी उत्तर पश्चिम की ओर बहती थी नदी। और इस उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी थी इसको एक नाम दिया गया जिसका नाम था सिंधु नदी। तो जो उत्तर पश्चिम की ओर नदी बह रही है इसको ऐसे कहा जाए उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। और यह जो उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी थी, इस नदी को कहा जाता था उस समय सिंधु नदी। प्राचीन काल में इसको क्या कहते थे हम लोग? सिंधु नदी। और यह जो सिंधु नदी नाम पड़ा उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का, उसका भी एक कारण है। तो वह कारण क्या है और किस कारण इसका नाम सिंधु नदी पड़ा, और सिंधु नदी के साथ साथ जो भारत का नामकरण है वह भी जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि जो भारत के नामकरण की बात की जाती है तो भारत पर समय समय पर आक्रांता आए, अर्थात विदेशी लोग भारत पर आक्रमण किए। उसमें अगर हम देखें तो पहले आने वालों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो वैदिक आर्यों का जब आगमन होता है, वैदिक आर्यों का आगमन जब होता है तो जो उत्तर पश्चिम की ओर नदी बह रही थी उस नदी को इन्होंने नाम दिया सिंधु नदी। सिंधु
नदी। तो यहां पे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि आर्यों के, वैदिक आर्य, तो आर्यों के यहां आकर बसने, ये कहें कि आर्यों के यहां आकर बसने के कारण इस देश को कहां से कहां तक, कन्याकुमारी से कश्मीर, तो इस देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक के क्षेत्र को हम ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त भी कहने लगे। या इसको ऐसे आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक उत्तर पश्चिम की ओर नदी बहती थी, उस उत्तर पश्चिम की ओर जो नदी बहती थी उसको वैदिक आर्यों ने सिंधु नदी का नाम दिया, और यह सिंधु नदी के आधार पर आर्यों के आके यहाँ बसने के कारण, रहने के कारण, कोई संस्कृति का विकास करने के कारण इस क्षेत्र को ही, यानी कि एरिया को कहा गया आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त। तो जो भारत का प्राचीन नाम की बात की जाएगी तो यहाँ पे हम भारत को ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त भी कहते हैं। वहीं पे अगर हम देखा जाए, हम देखें तो जो आपका आर्य आए, उसके बाद भारत पर ईरानी आए। ईरानियों की बात की जाए तो जब ईरानी आते हैं तो ईरानी इसी सिंधु नदी का रूप बदल कर बोलते हैं। ये कहें कि सिंधु नदी का उच्चारण करने में वो त्रुटि करते हैं, और जब ये त्रुटि करते हैं तो सिंधु नदी को वह सिंधु नदी न कहकर वह इसे हिंदू नदी कहते हैं। उच्चारण की त्रुटि के कारण इसे हिंदू नदी कहते हैं। और इस हिंदू नदी के पार का जो विशेष क्षेत्र था उसे उन लोगों ने कहा हिंदुस्तान। तो इसको ऐसे याद करते हैं जैसे सिंधु या हिंदू नदी के पार विस्तृत क्षेत्र जो था उसे कहा गया, ईरानियों ने कहा, क्या कहा, उसे कहा हिंदुस्तान। वहीं पे ईरानियों की बात करते हैं तो यहाँ पे वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हो जाता है। वहीं पे इसके बाद भारत में जो अगले आक्रांताओं की बात की जाए तो जो अगले आक्रांता आते हैं उनमें यूनानी आते हैं। तो यूनानियों की बात की जाए तो यूनानियों ने इस सिंधु नदी को कहा इंडोस नदी। इंडोस नदी। और वहीं पे अगर हम देखें तो जो रोम निवासी आते हैं तो रोम निवासियों ने इसी नदी को कहा इंडस नदी। इंडस नदी। तो यहां पे देखा जाए कि जो आपकी यूनानी आते हैं तो वो सिंधु नदी को इंडोस नदी कहते हैं, रोम निवासी आते हैं तो सिंधु नदी को इंडस नदी कहते हैं। और इन नदियों के घाटियों में जो सभ्यता विकसित हुई, या ये कहें कि इस घाटी की जो सभ्यता थी या इधर के जो क्षेत्र एरिया थे, जब अंग्रेज आते हैं तो उसी एरिया को वह इंडोस नदी या इंडस नदी के आधार पर ही उस एरिया का नामकरण करते हैं, जिसे वे कहते हैं, यानी कि अंग्रेज उसे कहते हैं इंडिया।
इंडिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक अपने मस्तिष्क में खाका बनाते हैं तो यहाँ पे मिलता है कि जो भारत के मुख्य रूप से इस समय वर्तमान में देखा जाए इस डिस्कस के समय, तो इस समय यहाँ पे देखा गया तो मुख्य रूप से कितने नाम भारत को दिखाई दे रहे हैं। तो भारत के नामों की बात की जाए तो एक नाम हुआ आपका ब्रह्मावर्त, दूसरा नाम भारत का ही हुआ आपका आर्यावर्त, वहीं पे तीसरा नाम आप देख रहे हैं हिंदुस्तान, और अगला जो है वो है आपका चौथा इंडिया। अर्थात यहाँ पे भारत के मुख्य रूप से अभी 4 नामों के जिक्र हो चुके हैं। आइए और भी कुछ नाम हैं इनके, उनके नामों को देखें। तो जो अन्य नामों की बात की जाती है उसमें देखा जाए तो भारत का एक नाम है जिसे हम कहते हैं हिंद। एक नाम हमारा हिंद भी है। तो क्या है वो भारत का हिंद नाम कैसे पड़ा? तो अगर हम हिंद नाम की बात करें तो देखा जाए कि इसे हिंदुओं के निवास क्षेत्र के आधार पर हिंद कहते हैं, या ये कहें कि भारत का नाम हिंद क्यों पड़ा? तो इस एरिया में हिंदुओं का निवास क्षेत्र था जिसके कारण इसका नाम हिंद पड़ा। या कुछ विद्वानों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भारत का जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर जो कि भारत के साथ लगा हुआ है, उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत का नाम हिंद पड़ा। तो 2 मत हो गए, क्या हिंदुओं के निवास के आधार पर इसे हम हिंद कह सकते हैं भारत को, या ये भी कह सकते हैं कि हिंद महासागर के आधार पर ही भारत को हम हिंद नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो 5वां नाम मिला वो है आपका हिंद। वहीं पे हम छठे नाम की बात करें तो जो छठा नाम भारत का है वो कह सकते हैं अल हिंद। अल हिंद। अगर हम देखें अल हिंद क्यों पड़ा नाम, क्यों अल हिंद के नाम से भारत जाना जाता है, तो यहाँ पे देखा जाए कि एक अरबी विद्वान थे, ये एक कहें कि कवि थे, अल बरूनी, या दार्शनिक भी कह सकते हैं, अल बरूनी। अल बरूनी एक दार्शनिक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी अरब भाषा में, ये कहें कि अरबी भाषा में, अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था तारीख अल हिंद। तारीख अल हिंद। और तारीख अल हिंद पुस्तक में ही अलबरूनी महोदय ने इस देश के लिए अल हिंद शब्द प्रयोग किया। अल हिंद शब्द प्रयोग। तो यहाँ पे हम लोग देखे कि भारत का एक नाम हिंद भी है और एक अल हिंद भी है। अगर देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध नाम की अगर बात करें तो जो भारत का 7वां नाम आपको दिखाई देता है वो है आपका भारत। और भारत नामकरण में भी देखा जाए तो इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। तो वो क्या ऐतिहासिक घटना है? तो यहाँ पे देखें कि वायु पुराण, तो वायु पुराण में बात की जाए तो शकुंतला है, शकुंतला व पुरुवंशी दुष्यंत हैं। तो शकुंतला और पुरुवंशी दुष्यंत, इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। और
इनके पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत पड़ा। तो यहाँ पे देखा गया कि भारत का एक नाम जो भारत है वो शकुंतला व पुरुवंशी दुष्यंत दोनों के जो पुत्र थे भरत, उनके आधार पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और इसी के आधार पर एक नाम की बात और की जाए तो भारत से ही यानी कि उस क्षेत्र को कहा गया भारत वर्ष, अर्थात इसका एक और नाम मिला भारत वर्ष। और देखते हैं अगले नाम की बात करते हैं। तो जो आपका अगला नाम पड़ता है भारत का वो है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें कि जम्बू द्वीप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, शाब्दिक अर्थ। तो जम्बू द्वीप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जामुन के वृक्षों का द्वीप। अगर इसकी बात करें कि जामुन के वृक्षों का द्वीप के आधार पर इसे हम जम्बू द्वीप कहते हैं, तो कब इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा, तो हम यहाँ पे अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, तो हम कहेंगे बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहकर संबोधित किया गया। संबोधित किया गया। वहीं पे हम भारत के अगले नामकरण की बात करें तो भारत को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाती है। तो भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, तो अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो भारत की जो स्थिति है उसकी बात अगर करें तो एक डायग्राम के माध्यम से अगर देखा जाए भारत की स्थिति तो यहां पे देखा गया कि भारत के इधर अरब सागर है, अरब सागर, यहां आपका बंगाल की खाड़ी है और यहां हिंद महासागर। वहीं पे अगर देखा जाए तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत भी है। और वहीं पे यहाँ आपके कई देश हैं जैसे बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ। इस एरिया में कुछ विदेशी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इन सब देशों की स्थिति के कारण अगर हम देखें तो भारत की जो स्थिति है वो इस तरीके से नजर आती है कि पूर्व में पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर तथा उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत के कारण इसकी यह प्राकृतिक जो स्थिति है उसके आधार पर इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भारत के 10 नाम, एक 10वां नाम जो है वो है आपका भारतीय उपमहाद्वीप। आइए हम लोग इसमें और अगले नाम की बात करते हैं। तो भारत को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम दक्षिण एशिया के देश में दक्षिण एशिया के नाम से भी हम संबोधित कर सकते हैं। तो दक्षिण एशिया का अर्थ ये नहीं है कि दक्षिण एशिया भारत है, नहीं, दक्षिण एशिया के नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि दक्षिण एशिया में सबसे समृद्ध, विकसित
राष्ट्र या ये कहें कि विकासशील राष्ट्र होने की वजह से दक्षिण एशिया के नाम से भारत प्रसिद्ध है और दक्षिण एशिया में इसके साथ और भी इसके पड़ोसी देश सम्मिलित किए जाते हैं, लेकिन इसका एक और नाम उपनाम हो सकता है, वो है दक्षिण एशिया। वहीं पे अगर हम अगले नाम की बात करें तो जो इसका एक नाम और है वो है भारत अर्थात इंडिया, जो कि इस नाम का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जिक्र किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का समूह न होकर राज्यों का संघ है। ये हम लोग पॉलिटिकल साइंस में समझेंगे संघ समूह क्या अंतर होता है। यहाँ पे इसके केवल हम नाम की बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत का एक नाम है भारत अर्थात इंडिया। वहीं पे देखा जाए तो एक और नाम भारत का है जो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, जिसे हम कहते हैं सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया अर्थात प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि यह संसाधनों से परिपूर्ण या ये कहें कि संसाधनों से समृद्ध देश था और साथ में यहाँ की संस्कृति भी बहुत समृद्ध थी। तो इन सब के कारण भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और कुछ नाम है जो भारत को कहे जाते हैं, जैसे एक नाम आपका आता है भारत खंड। भारत खंड एक नाम और है, इसमें कहते हैं इसे अजनाभ वर्ष कहते हैं। भारत को एक नाम और है हिमवर्ष भी कहते हैं, और एक नाम और है जिसको कहते हैं तियानझू। तो यहाँ पे देखा गया कि जो आज का जो क्लास था उसमें भारत के नामकरण की बात की गई। तो भारत के नामकरण में हम लोगों ने आज देखा कि भारत के मुख्य रूप से कितने नाम हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से किया कि उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी थी उसे आर्यों ने सिंधु नदी कहा, और आर्यों के बसने के कारण उस एरिया को ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त भी कहा गया। वहीं पे ईरानियों के कारण इसे हिंदू नदी कहा गया, उसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया इस देश का, क्षेत्र का। वहीं पे आप एक नाम देखते हैं इंडिया। वहीं पे देखा जाए तो आप लोगों ने एक नाम देखा हिंद, अल हिंद, भारत, भारतवर्ष, और एक नाम जम्बू द्वीप तथा भारतीय उपमहाद्वीप। और भी नाम इनके आपने देखे। दक्षिण एशिया, कई इसके पड़ोसी देशों के साथ इसे दक्षिण एशिया के नाम से भी संबोधित किया गया। भारत अर्थात इंडिया भी कहा गया, कहाँ? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। वहीं पे इसे सोने की चिड़िया तथा भारत खंड, अजनाभ वर्ष, हिमवर्ष, तियानझू भी कहते हैं। देखिए ये सारे नाम, ये जो भी क्लास हम लोगों ने आज देखा है, इसका हम PDF टेलीग्राम में दे देंगे, आप वहां से इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।